आज नया सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और वो है आपका कंट्रोल सिस्टम। देखिए सबसे पहली बात तो कंट्रोल सिस्टम की क्या अहमियत है, मतलब इंजीनियरिंग में हम जो पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट। दूसरा मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो भी जरा देखते हैं। थोड़ा सा मैं बता दूँ, ये करीबन 8 से 10 नंबर का आता है, 8 to 10 मार्क्स। सब्जेक्ट बड़ा इजी है, ठीक है, तो स्कोर करना बड़ा आसान है, ठीक है। मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर पूछा जाता है ये सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम उस तरह से भी पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। देखा जाए तो आपकी पूरी इंजीनियरिंग में सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ही है, ठीक है। जो भी आप इंजीनियरिंग पढ़ते हो, जिसमें जितने भी आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई सब्जेक्ट है कंट्रोल सिस्टम। जरा देखिए, एज ए इंजीनियर मैं कोई चीज़ डिजाइन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोई चीज़ डिजाइन की, मैंने कोई नई चीज़ बनाई, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, विदाउट एनी सप्लाई, मैं उसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं दूंगा कि चलो इसको चेक कर लेते हैं। मुझे उसकी इक्वेशंस लिखनी है, इनपुट और आउटपुट को रिलेट करने वाली, ठीक है। मुझे उसकी इक्वेशंस लिखनी है जो इनपुट और आउटपुट को रिलेट करें, और उन इक्वेशंस के बेसिस पे मुझे बताना है कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, सिस्टम कंट्रोलेबल है कि नहीं है, सिस्टम ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है। कई सारी चीजें हमें उसके ऊपर बतानी है विदाउट एनी सप्लाई, ठीक है। क्या करना है, जो भी हमारे पास सिस्टम है उसको अगर हमने सप्लाई दे दी मान लीजिए, और क्या पता पहले सिस्टम में कुछ गड़बड़ी बन गई हो, नहीं, क्या पता जो हमने डिजाइन किया सिस्टम वो अनस्टेबल सिस्टम है, ठीक है, तो होगा क्या, वो जैसे आप सप्लाई लगाओगे उड़ जाएगा, क्या फायदा। तो इसलिए जब भी कोई नया सिस्टम डिजाइन करते हैं हम लोग, तो एज ए कंट्रोल इंजीनियर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसका ये स्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, ये सब चेक करना पड़ेगा, क्या वो कंट्रोलेबल सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमें चेक करनी पड़ेगी पेपर पेन से, मतलब कॉपी पे हमें चेक करना पड़ेगा विदाउट एनी सप्लाई, सप्लाई नहीं देनी है, बिना सप्लाई के हमें चेक करना है, ठीक है। तो ये हमें ये सब्जेक्ट सिखाएगा कंट्रोल सिस्टम, हमें ये सब चीजें सिखाएगा, ठीक है। तो बिट मैथमेटिकल रहेगा ये सब्जेक्ट, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स आ जाए तो इंजीनियरिंग और आसान हो जाती है, ठीक है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। दूसरा, दोनों में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में दोनों में ये इतना है, ठीक है, दोनों में वेटेज इतनी है, सब्जेक्ट बड़ा आसान है। जैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हो वैसा ही कुछ सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। जैसे डिजिटल, आपका डिजिटल तो छोटा भी है और पूछा भी कम जाता है, बट ये सब्जेक्ट छोटा है बट ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ेंगे भी, ठीक है, और इसको अच्छे से तैयार करेंगे। चलिए, जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है, मैं आपको बता दूँ, टाइमिंग अपनी यही रहेगी, कोशिश करेंगे 2 दिन हम इवनिंग भी दे पाए, ठीक है, 2 हफ्ते में 2 दिन इवनिंग देंगे, बाकी दिन मॉर्निंग देंगे, ठीक है। तो मैं आपको आगे फर्दर इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम, सबसे पहले सिस्टम को देखिए, सिस्टम क्या होता है जरा बताएंगे, सिस्टम क्या होता है बोलिए। जिसमें इनपुट देते हैं और जिससे आउटपुट लेते हैं, ठीक है। जो इनपुट लेता है और आउटपुट देता है उसको हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारी बॉडी एक सिस्टम है, ये एसी एक सिस्टम है, फैन एक सिस्टम है, पावर सिस्टम, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, ये सब आपके सिस्टम, इनमें हम इनपुट देते हैं और इनसे हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है भाई। तो इसके ऊपर मैंने सिग्नल में आपको थोड़ा बहुत समझाया भी है, ठीक है, कि ये लीनियर होता है, लीनियर नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं, कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम होते हैं, और आपका स्टेबल अनस्टेबल सिस्टम होते हैं, ठीक है। दूसरा आपको मैंने समझाया इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम होते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक टाइप ऑफ सिस्टम्स हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सिग्नल एंड सिस्टम में हमने पढ़ा है। फिर भी थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जरा देखिए, अगर मैं लैपलेस जो अब कंट्रोल सिस्टम है, मैं ज्यादातर लैपलेस डोमेन में काम करूंगा, ठीक है, मैं टाइम डोमेन में काम नहीं करूंगा, ठीक है। और लैपलेस डोमेन में मैं आपको लैपलेस डोमेन समझा चुका हूँ, सिग्नल एंड सिस्टम में हमने लैपलेस पढ़ी थी, तो जो लोगों ने नहीं पढ़ी है लैपलेस, वो अपना लैपलेस एक बार रिवाइज कर ले भाई, ठीक है। जरा देखिए, मैं इनपुट को लिख रहा हूँ एक्सेस और आउटपुट को लिख रहा हूँ वाईएस, ठीक है। तो अगर मैं आउटपुट बाय इनपुट कर दूं
YS/XS कर दूं तो क्या बनेगा बताओ जरा? HS लिख दो या GS लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, इट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन। ध्यान रखिए इसमें इनिशियल कंडीशन 0 है, इनिशियल कंडीशंस 0। इनिशियल कंडीशन 0 का क्या मतलब है? सिस्टम के पास कोई इनिशियल जानकारी नहीं है किसी भी चीज की, उसमें इनिशियल कंडीशंस आपको क्या करनी पड़ेगी? 0, ठीक है जी। चलिए, तो मैंने बताया कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। इट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, HS, ठीक है भाई। अब जरा देखिए हमारा जो सिस्टम होता है वो ओपन लूप सिस्टम होता है और क्लोज लूप सिस्टम होता है। दो तरह के सिस्टम हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक पढ़ेंगे ओपन लूप सिस्टम और एक क्लोज लूप सिस्टम। तो जो भी सिस्टम है हमारे पास वो दो तरह का होता है, सिस्टम दो तरह का होता है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। अब ओपन लूप सिस्टम क्या होता है और क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है उसको जरा समझते हैं। ओपन लूप सिस्टम क्या होगा एंड क्लोज लूप सिस्टम क्या होगा वो जरा देखिए। ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं? जिनको आप इनपुट देते हो आउटपुट ले लेते हो, डिपेंडिंग ऑन इनपुट आउटपुट दे देते हो। उन आउटपुट को पता नहीं होता कि इनपुट पे क्या चल रहा है, स्टैटिक होता है सर एक तरीके से। हाँ काइंड ऑफ, ठीक है। आप कह सकते हो कि जैसे मेरा फैन है, ठीक है। फैन को जैसे मैं इनपुट दूंगा, जो भी वोल्टेज में इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो आउटपुट बढ़ जाएगी। इसकी आउटपुट को इनपुट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि आउटपुट इसका हवा है या स्पीड है, ठीक है, तो स्पीड को इनपुट के साथ कोई एक तरह से रिवर्स रिलेशन नहीं है कि स्पीड जो बढ़ रही है, जैसे भाई जो भी आप वोल्टेज दोगे इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा। जैसे आप मार्केट में जाते हो, देखो जब भी हम ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा सिस्टम क्या है, सबसे बेहतर सिस्टम है हमारा खुद का शरीर, ठीक है, हमारा खुद का बिहेवियर। हम भी इनपुट लेते हैं और हम आउटपुट देते हैं। तो बेहतर है आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते साथ आप जैसे आप इस सब्जेक्ट को पढ़ोगे अपने बिहेवियर के साथ इसको रिलेट करो, बिकॉज वो भी एक सिस्टम है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं किसी नए शहर में गया, मुझे कोई नहीं जानता वहां पे, तो मैं जो भी दुकानदार के पास जाऊंगा, वो दुकानदार का अपना एक सिस्टम है, ध्यान रखना, उसकी बॉडी भी एक सिस्टम है, ठीक है। तो मैंने उनको कुछ बोला कि भाई मुझे ये चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट दे देगा, ठीक है। क्या उसके पास मेरे बारे में कोई इनिशियल कंडीशन है क्या? क्या वो मेरे बारे में कुछ इनिशियली जानता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब जो भी मैं इनपुट दूंगा उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा वो। ये ओपन लूप सिस्टम है, काइंड ऑफ ओपन लूप सिस्टम है। ओपन लूप सिस्टम क्या होते हैं? जिनमें आउटपुट को इनपुट के साथ कोई लेना देना नहीं, ठीक है। आउटपुट डजंट नो व्हाट इज हैपनिंग एट द इनपुट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप सिस्टम। और क्लोज लूप में क्या होता है? जितने भी आप ऑटोमेटिक सिस्टम बनाते हो उनमें क्लोज लूप होता है। मतलब जैसे देखिए फैन को मुझे ऑटोमेटिक बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रेशर टाइप का सेंसर लगाऊंगा जो एयर प्रेशर को मेजर कर सके, और मैं उसको लगा के यहाँ पे और इनपुट को बता दूंगा अभी फिलहाल ये प्रेशर है। तो क्या होगा जरा देखिए, ये मेरे पास फैन है और यहाँ पे इसकी आउटपुट, ये एक सिस्टम है फैन। आउटपुट क्या है? स्पीड मान लीजिए, या प्रेशर आप कह सकते हो, काइंड ऑफ, क्योंकि जो चलेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे मेरी इनपुट है मेरी वोल्टेज, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रेशर सेंसर लगा दिया, मान लीजिए मेरी प्रेशर सेंसर लगा दिया। अब ये प्रेशर सेंसर क्या होते हैं बताओ? जैसे आपका माइक्रोफोन, ठीक है, जो आप बोलते हो काइंड ऑफ, जी टायर का प्रेशर, हाँ बहुत सारे होते हैं, वो तो खैर बहुत ज्यादा प्रेशर मेजर करेगा, बट हमें तो स्मॉल प्रेशर चाहिए ना, एयर से जैसे थोड़ा मोड़ा प्रेशर चाहिए। तो बेसिकली हमने एक सेंसर लगा दिया, ठीक है, और वो हमने क्या किया, वो यहाँ पे इनपुट को के साथ कनेक्ट कर दिया, समझो, ठीक है, इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, जब स्पीड बढ़ेगी तो प्रेशर सेंसर ज्यादा प्रेशर फील करेगा और ये इनपुट को इंफॉर्मेशन देगा, जो जहां से इनपुट आ रही है इस समिंग पॉइंट को, कि भाई पीछे की आउटपुट जो है, पीछे की स्पीड इतनी है, तो अकॉर्डिंगली इनपुट को एडजस्ट करेगा, समझ रहे हो? अकॉर्डिंगली इनपुट को एडजस्ट करेगा, सो दैट जैसे हमने मान लीजिए स्पीड फिक्स की हुई है, भाई मान लीजिए स्पीड होनी चाहिए 1000 आरपीएम, ठीक है, स्पीड होनी चाहिए 1000 आरपीएम। तो अब जरा देखिए 1000 आरपीएम में तो प्रेशर सेंसर 1000 आरपीएम को सेंस करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो हमने इसमें सेट किया हुआ है। 1000 आरपीएम के अकॉर्डिंग जो प्रेशर आता है वो हमने सेंस किया हुआ है, इसमें बताया हुआ है कि 1000 आरपीएम पे इतना प्रेशर होना चाहिए।
अब ये क्या बोलेगा, अगर तो उतना ही प्रेशर रहा 1000 आरपीएम के अकॉर्डिंग वाला, तो इनपुट को बोलेगा तुम कंटीन्यूअस रखो अपनी वैल्यू को, ठीक है। बट मान लीजिए 1000 से ज्यादा होगी स्पीड, अगर स्पीड मेरी 1000 आरपीएम से ज्यादा होगी तो ऑब्वियस है प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर सेंसर क्या बोलेगा, स्पीड बढ़ गई है, ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इनपुट को बोलेगा तुम अपनी इनपुट कम करो, सो दैट स्पीड क्या हो, कम हो, और फिर से वापस उसी वैल्यू पे लेके आएगा। अगर मान लीजिए स्पीड कम हो गई है समहाउ, तो क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये है क्लोज लूप सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप सिस्टम। काइंड ऑफ फीडबैक होती है, फीडबैक। क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होती है, ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक होती है। जितने भी ऑटोमेटिक सिस्टम है वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्लोज लूप, ठीक है। जितने भी आप एसी आप ले लीजिए, ऑटोमेटिक जो टेम्परेचर सेंस करते हैं, ठीक है, ऑटो सेंस जो होता है, वो सब ये क्लोज लूप सिस्टम के हिस्सा है, ठीक है भाई। चलिए, तो मैंने बताया दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक ओपन लूप सिस्टम, एक क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम में मैंने बताया कि फीडबैक होती है। क्लोज लूप सिस्टम जनरली फीडबैक डिफाइन करते हैं। दो तरह की फीडबैक होती है, कौन सी, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो क्लोज लूप सिस्टम में जनरली फीडबैक होती है, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक जनरली होती है, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। चलिए जरा देखिए, ये मेरी फीडबैक, मतलब फीडबैक का मतलब आउटपुट से इनपुट की तरफ आना, फीडबैक, ठीक है। जैसे अभी जैसे हम लोग जैसे आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया, टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, फिर आपसे क्या लिया जाता है, जब सब्जेक्ट आपका कवर हो जाता है तो आपसे क्या लिया जाता है, फीडबैक, कि भाई कैसा आपने पढ़ाया, ठीक है, आपने कैसा पढ़ा, टीचर का समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। तो वो फीडबैक होती है, या आप लोग फीडबैक देते हो, ठीक है। भाई आपको आउटपुट मिली, उस आउटपुट को देख के वापस मुझे बता रहे हो कि सर आप ये इनपुट को चेंज करो, अपनी इन चीजों को चेंज करो, ये आपकी फीडबैक होगी, आप समझ गए। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ फीडबैक है, ये वाली चीज, ये फीडबैक सिस्टम, इसको हम बोलते हैं फीडबैक सिस्टम, ठीक है। ये एक तरह से क्या हो गया, ओपन लूप सिस्टम, सीधा जा रहा है, ठीक है, ओपन लूप है। ये फीडबैक सिस्टम है, दोनों मिलके फिर क्या बना रहे हैं, क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। ये फीडबैक सिस्टम। अब जरा देखिए, एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। जनरली हम लोग यहाँ पे अगर प्लस लगा देते हैं तो पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं, और अगर यहाँ पे माइनस लगा देंगे तो क्या बनेगा, नेगेटिव। इनपुट ऑलवेज प्लस ही होती है, इनपुट तो ऑलवेज आएगी तो जुड़ेगी, ठीक है। बट जो फीडबैक है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए अगर प्लस है तो पॉजिटिव फीडबैक, माइनस है तो नेगेटिव फीडबैक। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और है, ठीक है। ये तो मैंने थोड़ा सा वैसे बता दिया कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को। बट अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं कि पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब होता है, नेगेटिव फीडबैक का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो जरा देखिए, नेगेटिव फीडबैक का मतलब होता है कि अगर मैं कोई चीज इंक्रीज करना चाहता हूं तो इंक्रीज ना करने दे, डिक्रीज करना चाहता हूं तो डिक्रीज ना करने। जैसे देखिए, मैंने फैन की स्पीड फिक्स की हुई है 1000 आरपीएम, भाई ये 1000 आरपीएम पे ही होना चाहिए, या एसी का टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, रूम का टेम्परेचर 22 होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर वो 22 से बढ़ रहा है, अगर मैंने नेगेटिव फीडबैक लगाई हुई, मान लीजिए ऑटोमेटिक सिस्टम है, मैंने ऑटो सेट किया हुआ है 22 डिग्री सेंटीग्रेड रूम का टेम्परेचर। अब क्या हुआ है, मान लीजिए अगर 22 से कम हो गया टेम्परेचर तो एसी क्या बोलेगा, बढ़ाओ टेम्परेचर को, और अगर ज्यादा हो गया तो कम कर दो। मुझे तो इस टाइप की फीडबैक चाहिए ना, कि कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ने ना दे, घट रही है तो घटने ना दे, उस तरह की फीडबैक चाहिए मुझे। अगर मैं 22 में सेट करना, एक फिक्स वैल्यू पे अगर आप किसी चीज को सेट करना चाहते हो तो आप ऑब्वियसली आपको नेगेटिव फीडबैक चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका फैन, आप चाहते हो 1000 आरपीएम पे घूमता है, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिक, तो जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो अपने आप क्या होना चाहिए, फीडबैक क्या होनी चाहिए, अपने आप इनपुट को कम कर दे, सो दैट स्पीड डाउन आए, वोल्टेज को कम कर देगी। और अगर मान लीजिए स्पीड कम हो गई है तो फीडबैक क्या करेगी, ऑटोमेटिकली अपने आप वोल्टेज को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। समझ आया। तो कुल मिला के इस तरह से नेगेटिव फीडबैक काम करते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब है जो चीज बढ़ रही है बढ़ने ना देना, घट रही है घटने ना देना, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू पे रखना उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। इसकी वजह से हम आगे देखेंगे, इसकी वजह से सिस्टम स्टेबल भी हो जाता है, कई बार अनस्टेबल भी हो जाता है, ठीक है। मैं आपको जैसे मैंने पहले भी आपके साथ एग्जांपल दिए होंगे इसके,
नेगेटिव फीडबैक के क्या होते हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे सिस्टम कई बार खराब हो जाता है, इससे कई बार बैलेंस हो जाता है, कई बार स्टेबल हो जाता है, कई बार अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे ही पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, सुनिए। अगर कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ाते चला जाएगा, और अगर कोई चीज घट रही है तो कम करते चला जाएगा, ठीक है। समझेगा? पॉजिटिव फीडबैक क्या होती है, अगर कोई चीज बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करते चले जाएगा, कम कर रहा है तो कम ही करता चला जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक। अब ये बड़ी खतरनाक है। अब आप इमेजिन करो किसी सिस्टम में मैंने पॉजिटिव फीडबैक दे रखी है, अब उसकी आउटपुट बढ़ती जा रही है तो क्या होगी बताओ। अगर आउटपुट बढ़ रही है तो ये फीडबैक क्या बोलेगी, इसको और बढ़ा देगी, समझ रहे हो। अगर मैं इनपुट स्पीड 1000 आरपीएम से 1100 आरपीएम होगी, आपने 1000 आरपीएम सेट की थी, समहाउ 1000 से 1100 होगी, 1100 होगी, तो 1100 होने से क्या होगा, फिर से फर्दर ये क्या कर देगा, इनपुट को इंक्रीज कर देगी पॉजिटिव फीडबैक, और स्पीड को क्या करते चले जाएगी, बढ़ाती चली जाएगी। और अगर कम हो रहा है तो कम होती चली जाएगी। तो हमें देखने से तो ये लग रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक डिस्टेबलाइजेस द सिस्टम, ठीक है, क्योंकि आप इमेजिन करो आउटपुट बढ़ती जा रही है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं जाके तो उसके अंदर वाइब्रेशंस आ जाएंगे। जैसे फैन को ही ले लो आप, फैन की स्पीड आप इमेजिन करो कि इंक्रीज होती जा रही है, बस बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे आगे आप वो रोडवेज में नहीं ट्रेवल करते हो, तो रोडवेज की जब स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, वो वाइब्रेट करना नहीं शुरू कर देती। तो कुल मिला के ऐसा ही कंसेप्ट है, वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, और ये एक तरह से डिस्टेबलाइजेशन की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे फोन में अलार्म लगाते हैं तो जैसे कोई उठता नहीं है तो वॉल्यूम बढ़ता रहता है धीरे धीरे, वो मतलब ऐसे क्लॉक काइंड ऑफ, बट वो वॉल्यूम एक लिमिट तक ही बढ़ता है, वो ज्यादा नहीं होता। अब इमेजिन करो कि वो इतना बढ़ जाए कि आपके स्पीकर फट जाए, नहीं तो बेसिकली वो अनस्टेबल हो जाएगा ना, ठीक है, वो एक तरह से इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव फीडबैक हमें लग रहा है, जल्दी बैठो मतलब एग्जैक्टली सर कह नहीं सकते, वो पॉजिटिव फीडबैक मतलब 10 to है, बट वो मैक्सिमम एक लिमिट तक, मतलब एक 10 to मैक्सिमम लिमिट तक ही रहेगा फिर नहीं, उसको पॉजिटिव फीडबैक हम नहीं कहेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है, वो है तो नेगेटिव ही, बट एक लिमिट तक सेट करेंगे, ठीक है। उसमें पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि इंक्रीज ही होता चला जाएगा, ठीक है, और डिक्रीज हो रहा है तो बिल्कुल जीरो पे डिक्रीज आ जाए, ठीक है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। जैसे कि देखिए ये हमारे अंदर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, हमारा अगर हम अपना सिस्टम ले, बॉडी सिस्टम, हमारा माइंड सिस्टम जो भी है, अगर हम ये अपने खुद के शरीर को ले लें तो वहां पे भी आपका पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक काम कर रहा है। कैसे, तरह देखिए, जैसे हम जब कॉलेज में होते हैं तो मैंने आपको बताया बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत संगत में पड़ जाते हैं, ठीक है, नशा करते हैं या कुछ और ये चीजें करते हैं, तो हम उनको पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर देते हैं। कैसे, हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं उनके बिहेवियर की वजह से। हम बोलते हैं ओ यार कितना कूल है तू, नहीं, इस तरह की बातें होती हैं, तू तो मस्त आदमी है यार, तुझे टेंशन ही नहीं कोई, ठीक है, इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो जो सोचता है बंदा, जो माइंड होता है, उस सिस्टम को इनपुट तो मिल गया, उसको फीडबैक मिल गई, एक तरह इनपुट नहीं मिला। इनपुट तो क्या था उसका, इनपुट तो उसने नशा किया वो था, और उसके आउटपुट को देख के हमने फीडबैक दे दिया उसको, क्या यार तुम तो कूल आदमी हो। अब वो जो कूल इनपुट दिया ना, वो फीडबैक दिया कि तुम तो बहुत ज्यादा, तुम तो ड्यूड हो, ठीक है। तो बेसिकली वो जो इनपुट दिया वो क्या करेगा, हाँ, अब उसको पॉजिटिव फीडबैक देगा, वो क्या बोलेगा, वो एक तरह से उसके सिस्टम को और नशा प्रोवाइड करेगा, और नशे वाली जो इनपुट है ना वो बढ़ जाएगी, समझ रहे हो। तो बेसिकली होगा क्या, बढ़ता बढ़ता कहाँ चला जाएगा, पढ़ता पढ़ता तो भूल जाएगा वो, ठीक है, और इतना पागल हो जाएगा नशे में कि उसको लगेगा कि मेरी तो पहचान बन रही है इससे, लोग मुझे पहचान रहे हैं इस चीज से, ठीक है। वो तो बस एक, और ऐसे सिस्टम मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, मे भी आपने देखे होंगे बहुत सारे सिस्टम। क्या होता है, ये सिर्फ नशे की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई छोड़ के किसी और काम में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, और हम उनको पहचान देना शुरू कर देते हैं उससे। कोई जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिक बजाना शुरू कर दे, बेशक गंदा म्यूजिक बजा रहा है, बट हम उसको अगर ये बोल देंगे यार तुम तो बहुत अच्छा बना रहे हो, तुमको तो कहीं और होना चाहिए, ठीक है। तो पहली बात तो आदमी ये सोचता है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अभी तो मैंने सीखा है, सुनो तो, ठीक है, अब सुनो यार। हाँ जी, तो मैंने बोला कि मैं भी एक, जैसे कोई आदमी है, नया नया म्यूजिक सीखा है उसने, तो किसी ने उसको बोला कि यार तुम तो अच्छा बजा लेते हो, तुमको तो कहीं और होना चाहिए। वो बोलता है नहीं यार, कहाँ यार, मैंने तो अभी सीखा है, मैं इतना अच्छा नहीं बजाता। फिर क्या हुआ, किसी दूसरे आदमी ने आके बोल दिया
यार तुम तो अच्छा मजा लेते हो, ठीक है। फिर वो बोलेगा नहीं नहीं यार अभी तो मैंने सीखा है। फिर तीसरे आदमी ने आके बोल दिया कि यार तुम तो अच्छा बजाते हो, फिर बोलते हाँ मैंने थोड़ा सा मैंने सीख लिया। अब इमेजिन करो कि फोर्थ आदमी ने आके फिर से बोल दिया कि यार तुम तो बहुत अच्छा बजा लेते हो। वो बोलता है यार ये तो मेरा पैशन है। हाँ। अब आप जरा देखिए, अब आप जरा सोचिए कि ये क्या चीज है। ये पॉजिटिव फीडबैक है, आप समझ रहे हो। पॉजिटिव कई बार ये स्टेबलाइज करती है। कई बार जैसे आपके घर पे आपकी माँ आपको पॉजिटिव फीडबैक देती है कि मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, चाहे कुछ ना करता हो बट मेरा बेटा इंटेलिजेंट है, ठीक है, ये वो बोलती रहती है। तो आप भी क्या करते हो, अब जब आपके कम नंबर आते हैं तो आपके अंदर भी ये होती है कि मुझे किस चीज से जाना जा रहा है, इंटेलिजेंस से। मेरे पड़ोसी मुझे जानते हैं, वही वो लोग कहते हैं कि मैं एक इंटेलिजेंट आदमी हूँ, ठीक है। मेरे पड़ोसी मुझे इस तरह जानते हैं और मेरे नंबर कितने आ रहे हैं 0, तो ऑब्वियसली मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव फीडबैक है वो एनहांस करती है, समझ रहे हो, वो आपको एक तरह से। तो पॉजिटिव फीडबैक हमेशा स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज ये नहीं करती है, मतलब हमेशा स्टेबलाइज करेगी या हमेशा डीस्टेबलाइज करेगी ऐसा नहीं है। मे स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है, बट मैक्सिमम टाइम ये क्या करती है, डीस्टेबलाइज, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, ये 2-3 एग्जांपल जो मैंने दिए ये जनरली डीस्टेबलाइज करती है। नेगेटिव फीडबैक किस तरह की होती है, थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं इसका, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं कि भाई किस तरह से काम करती है। एक तो मैंने बता दिया कि रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आप माइनस लगा दो तो जनरली उसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। बट इसका मतलब क्या होता है वो जरा देखिए। नेगेटिव फीडबैक जैसे कोई चीज बढ़ रही है तो बढ़ने ना देना, घट रही है तो घटने ना देना। जैसे कि मे बी आप जरा सोचिए, आप कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में बिल्कुल गरीब आदमी पसंद नहीं होता सोसाइटी को। अगर आप एक मिडिल क्लास सोसाइटी भी ले लो या फिर थोड़ा सा अपर क्लास ले लो आप, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें कोई गरीब आदमी रहना शुरू कर दे तो उनको लगेगा यार ये कौन आ गया यार हमारे बीच, मतलब उनको पसंद नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, वो बोलेंगे चलो इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अच्छे आदमी हुए तो सोसाइटी अगर अच्छी है तो वो सोचेगी चलो इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं। अब इमेजिन करो कि उसकी हेल्प की और उसका बिजनेस सेट करा दिया किसी ने और वो पैसे कमाने लग गया, ठीक है। मतलब उनकी गरीबी भी उनको पसंद नहीं थी, ठीक है। और वो चाहते नहीं कि गरीब भी रहे आदमी। अब सुनिए, मान लीजिए समाउ उसका बिजनेस सेट हो गया, ठीक है, और वो पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो पैसा कमाना शुरू किया तो 5-10 साल में वो उनके बराबर आ गया। और इमेजिन करो कि अगले 5 साल में वो उनसे ऊपर हो गया। जो सोसाइटी जिस सोसाइटी में रहता था उससे ज्यादा पैसे कमाने लग गया, उनसे भी ज्यादा एक तरह से उसको पहचान मिली। अब वही सोसाइटी क्या बोलेगी, यार तुम क्या कर रहे हो, तुम तो कमीने आदमी हो, नहीं तुमने तो पता नहीं किसको क्या डाका डाल दिया, पता नहीं क्या किया है, या कैसे किया। मतलब इस तरह के कंसेप्ट शुरू हो जाते हैं। मतलब आप जरा समझिए इस चीज को, सिस्टम को समझिए। मतलब हमारा जो नेचुरल सिस्टम है उसके अंदर क्या है, नेगेटिव फीडबैक। नेचर में भी नेगेटिव फीडबैक है, ये नेचर है। आप जरा देखो ना, बदलाव एकदम से नहीं होता। क्या आप जरा देखो, हमारे अंदर इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, क्या वो एकदम से हो गया? या आप ये देख रहे हो कि आजकल पेड़ में भी पहले वाले पेड़ 100 साल पहले 200 साल पहले पेड़ों की पता नहीं कैसे स्ट्रक्चर होता था, आजकल हाइब्रिड बन गई चीजें, ठीक है। तो जो बदलाव आया है वो क्या एकदम से आया? नहीं एकदम से नहीं आया। सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं वो एकदम से नहीं आते। तो कुल मिला के ये सब क्या है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। बिकॉज जो अगर हम किसी चीज को बदलना चाहेंगे तो उसका ऑपोजिशन अपने को मिलेगा, ठीक है। चेंजेस को पसंद, नेचर लव सिमेट्री, सीधी बात है, नेचर लव सिमेट्री। सिमेट्री का क्या मतलब है, एक जगह पे रहना पसंद करती है नेचर। अगर आप उसको बदलोगे तो उसको अपोज करेगी वो, ठीक है, ऑपोजिशन करेगी। नेचर लव सिमेट्री। तो वो कौन सी फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। तो मैंने आपको बताया 2 तरह की फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। अब इसको थोड़ा सा क्वालिटेटिव वे में मैंने रिप्रेजेंट किया, बट इसको मैथमेटिकली अभी हम समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। वो अभी आप जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ोगे आगे तो आपको समझ आएगा। 2 तरह की फीडबैक बताई, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब मान लीजिए मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन GS है। मेरे पास कोई सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम है जिसका ट्रांसफर फंक्शन GS है। GS समझते हो आप क्या होता है? YS और XS। अच्छा, ये लैप्लेस डोमेन है। अगर टाइम डोमेन होता तो क्या होता है? कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। अगर मैं टाइम डोमेन में किसी
सिस्टम को लिखता, ठीक है, जैसे अगर मैं जीटी लिख देता इसका, ये इसका इंपल्स रेस्पॉन्स है मान लीजिए, जीटी क्या है इसका इंपल्स रेस्पॉन्स, और अगर मान लीजिए मैं इनपुट करता एक्सटी, ये मैं कंट्रोल सिग्नल सिस्टम में पढ़ा चुका हूं भाई, तो जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी कॉन्वोल्यूशन जीटी इज इक्वल टू वाईटी, और वहीं पे अगर मैं लैप्लास में लिखता तो ये बनता एक्सएस और ये बनता जीएस और ये बनता वाईएस, और वाईएस की वैल्यू क्या होती है टाइम डोमेन में कन्वर्ट होना माने लैप्लास डोमेन में मल्टीप्लाई होना, एक्सएस इनटू जीएस। तो आपका सिग्नल सिस्टम पढ़ चुके हो, तो इसलिए ये बनेगा, समझ आया नहीं? तो इस तरह का मेरा वाईएस बनेगा। तो आप ध्यान रखिए टाइम डोमेन में अगर होगा तो कैसे सोल्व करना है, उसका लैप्लास ले लो और फिर लैप्लास की तरह सोल्व करो, या फिर टाइम डोमेन में क्या लेके चलो कॉन्वोल्यूशन, और अल्टीमेटली फिर से आपको लैप्लास डोमेन में आना ही पड़ेगा, बिकॉज़ कॉन्वोल्यूशन को कैसे सोल्व करेंगे, टाइम डोमेन में सोल्व करोगे तो इंटीग्रल लैप्लास इंटीग्रल कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, जो कि लेंदी होता है, तो बेहतर है लैप्लास से सोल्व करें, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक सिस्टम है जीएस, ठीक है, इनपुट है आउटपुट दे रहे हैं, ओपन लूप सिस्टम। अब मैंने इसके साथ फीडबैक लगा दिया, और फीडबैक का जो फीडबैक सिस्टम है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मान लीजिए एचएस है, ठीक है जी, वो एचएस, और यहाँ पे मैंने ये कर दिया, और मान लीजिए ये मैंने इनपुट यहाँ से फीडबैक दे दिया इसको, ठीक है, और ये मान लीजिए मेरी नेगेटिव फीडबैक, और ये मान लीजिए मेरा इनपुट है एक्सएस एंड दिस इज वाईएस। इसको बोलते हैं समिंग पॉइंट या एरर डिटेक्टर, इसको आप बोलते हैं एरर डिटेक्टर। क्यों भाई, अभी आपको पता चलेगा। एरर डिटेक्टर, एरर डिटेक्टर, ठीक है, या समर, ठीक है, इसको समिंग पॉइंट भी बोलते हैं। अब सुनिए, यहां पे जो आएगा उसको बोलते हैं एरर सिग्नल, ईएस, लैप्लास डोमेन, इट इज कॉल्ड एरर सिग्नल, ईएस। और ये क्या आएगा बताओ जरा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको जरा बताइए। इधर से तो एक्सएस आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, इधर वाईएस था, वाईएस इनटू एचएस, ठीक है, तो यहां से यहाँ पे अपने पास है वाईएस इनटू एचएस, और इधर से आ रहा है एक्सएस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, एक्सएस माइनस वाईएस इनटू एचएस, ये मिलेगा, एक्सएस माइनस वाईएस इनटू एचएस, ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे मिलेगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जीएस से, तो अपने पास क्या आ जाएगा वाईएस। तो अगर मैं इसको एक्सएस माइनस वाईएस इनटू एचएस, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसे जीएस से, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं जीएस से, तो क्या आएगा मेरे पास, बाहर आएगा वाईएस, ठीक है जी। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको वाईएस वाले टर्म को एक साइड ले जाऊं तो बनेगा एक्सएस इनटू जीएस, और बराबर के इधर क्या आएगा वाईएस इनटू 1 प्लस जीएस एचएस। तो यहां से मुझे ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन बताओ, वाईएस ओवर एक्सएस, ओवरऑल बताओ क्या है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन वाईएस ओवर एक्सएस इज जीएस डिवाइड बाई 1 प्लस जीएस एचएस, ये बनेगा ओवरऑल। अब आप एक बार बोर्ड पे देखिए, हो गया। अगर यहाँ पे नेगेटिव ना होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे प्लस आता, यहाँ पे भी प्लस आता, यहाँ पे क्या आता माइनस, तो यहाँ पे भी क्या होता माइनस। इसका मतलब नेगेटिव फीडबैक में यहाँ पे प्लस आएगा और पॉजिटिव फीडबैक में माइनस आएगा, और ये क्या बन गया मेरा ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये हम इसके पीछे क्यों पड़े हैं ट्रांसफर फंक्शन के, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के पीछे क्यों पड़े। किसी भी सिस्टम का हम ऑलवेज देखिएगा कंट्रोल सिस्टम में हम क्या कोशिश करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे हमेशा। क्यों भाई, इसकी क्या जरूरत है, जरा देखिए। ट्रांसफर फंक्शन अगर आपको पता है तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफर फंक्शन का, अगर मैं उसको इक्वल टू 0 कर दूं तो उससे क्या बनती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उससे पोल आते हैं, और पोल्स सिस्टम की क्या डिफाइन करते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है, और पोल कई और चीजें भी डिफाइन करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए ट्रांसफर फंक्शन निकालना जरूरी है। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे हम स्टेबिलिटी निकालेंगे सिस्टम की। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालो सिस्टम का, आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालिए, क्योंकि ये पहला स्टेप है अपना सिस्टम की स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए। तो आप धीरे धीरे, मेरा मेन मोटिव इस सब्जेक्ट का क्या है, मुझे सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करनी है, मुझे सिस्टम का बिहेवियर चेक करना है, ठीक है, कि कैसे वो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज हो रहा है, उसकी गेन कैसे चेंज हो रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, वो कंट्रोलेबल है कि नहीं है, वो ऑब्जर्वेबल है कि नहीं है, ये चीजें चेक करनी है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए,
ट्रांसफर फंक्शन, समझ रहे हो? तो मेरा मेन मोटिव है ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना। तो ये ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन है। अगर पॉजिटिव फीडबैक है तो प्लस, नेगेटिव फीडबैक है तो माइनस। ऑलवेज याद रखिए, बेसिक टर्म है। जब भी आपका ऐसा सिस्टम नजर आए, अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और जब अगर माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस। ठीक है, सबसे सिंपल टर्म मैंने समझाया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बताया कि फीडबैक अगर कनेक्टेड है, कई बार फीडबैक नहीं होती, कई बार जरा देखिए, कई बार होता है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, जरा देखिए, फीड एक होती है फीडबैक, एक होती है फीड फॉरवर्ड। ठीक है, जरा देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम मेरा इस तरह का है जिसका ट्रांसफर फंक्शन मान लीजिए HS है या H1S है। ठीक है, मैं इसमें इनपुट दे रहा हूं XS और मुझे आउटपुट मिल रहा है YS। अब एक और सिस्टम है जो जिसका ट्रांसफर फंक्शन है H2S। ठीक है, और मैं इस तरह से इनपुट दे रहा हूं, बट जो मेरी इनपुट जा रही है वो इस तरह से जा रही है। देखिए, मैंने इस तरह कनेक्ट कर दिया, मैंने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया। यहां पे आप समर लगा दो। ठीक है, इस तरह प्लस लगा दो। देखो, दोनों में फर्क है। एक तो आप ऐसे दिखाते हो और एक आप ऐसे दिखाते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसको बोलते हैं एरर डिटेक्टर। इसमें तो आगे साइन लगा होता है प्लस माइनस, तो उसके अकॉर्डिंग करना है। इधर वाली प्लस होगी, इधर वाली माइनस होगी। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई होगी। ये मल्टीप्लायर है, ध्यान रखना। ठीक है, ये मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इस तरह लगाने का मतलब अलग होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखिए भाई, अब एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है और दोनों ऐड हो रहे हैं, प्लस लगा हुआ। तो आप बताओ यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा? सबसे पहले यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा एक्सेस इंटू H1S, एक्सेस इंटू H1S। और इधर से क्या मिलेगा बताओ जरा? एक्सेस इंटू H2S। और यहाँ पे क्या मिलेगा? दोनों जुड़ गए, इसका मतलब क्या मिल गया? एक्सेस इंटू H1S प्लस एक्सेस इंटू H2S। तो मैं ये कह सकता हूँ, एक्सेस मैंने कॉमन ले लिया, क्या बन गया बताओ जरा? H1S प्लस H2S। तो ये मेरा YS बन गया। तो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्या बना इसका? YS और एक्सेस क्या बना? H1 प्लस H2। तो जब भी फीड फॉरवर्ड होता है, और अगर दोनों ऐड हो रखे हैं तो आप H1 प्लस H2 कर लो। पैरेलल, जब इसको पैरेलल बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, एंड पॉइंट दोनों का सेम है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी पैरेलल में अगर ऐसे आ जाए तो आप क्या कर सकते हो? दोनों सिस्टम को कि जो ट्रांसफर फंक्शन उनको क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होता, माइनस होता तो सब्ट्रैक्ट कर, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट हो जाता। ठीक है, इसको बोलते हैं फीड फॉरवर्ड। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फीड फॉरवर्ड। ठीक है, ये फीडबैक नहीं है। तो आप इनको कंबाइन करके आप इसका ओवरऑल एक सिस्टम बना सकते हो, जिसकी वैल्यू क्या होगी बताओ जरा? जिसकी वैल्यू होगी H1S प्लस H2S प्लस H2S। ठीक है भाई, इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज फीड फॉरवर्ड, और इसका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन मेरे पास ये आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है भाई, तो मैंने आपको बताया फीडबैक एंड फीड फॉरवर्ड क्या होता है। ठीक है, और उसके बेसिस पे ओवरऑल सिस्टम जो भी आपका जिसमें जो लूप लगे होते हैं जिस सिस्टम में, उसको हमने निकालना बताया। अब नेक्स्ट स्टेप है, जब कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम आ जाते हैं और हमें उनका क्या चाहिए? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, वो हमें समझना। ठीक है, बट मैं पहले ये नहीं जाना चाहता, मैं एक बार चीजों को थोड़ा सा बदलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस वे से आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं थोड़ा सा एक बार इसका स्ट्रक्चर भी बता दूं कि कैसे हम चलेंगे इस सब्जेक्ट में। सबसे पहला तो वही है, रिड्यूस करना कॉम्प्लेक्स सिस्टम को। छोटे छोटे ऐसे ट्रांसफर फंक्शन लगे हुए हैं। ठीक है, कोई फीडबैक है, कोई फीड फॉरवर्ड है, कोई कैसे कनेक्ट है, कोई टेक ऑफ पॉइंट है, कोई लैंडिंग पॉइंट है। ठीक है, तो कुल मिला के उनको हमें क्या करना है? उनका ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना। क्यों ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन निकालना है बताओ? उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, उससे पोल आएंगे, उससे स्टेबिलिटी पता चलेगी, उसका बिहेवियर पता चलेगा कि वो ओमेगा के साथ, एस के साथ कैसे वेरी कर रहा है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। तो उससे उसका गेन पता चलेगा। ठीक है, उससे उसकी बैंडविड्थ पता चलेगी, उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पता चलेगी, उसके फिल्टर के बारे में हम बेहतर समझ पाएंगे। समझा? हमें कंट्रोलेबिलिटी पता चलेगी सिस्टम के बारे में, बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी ट्रांसफर फंक्शन की। तो मेरा मेन पर्पस क्या होगा? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन का। फिर आप बोलोगे सर ये सिस्टम बनते कैसे है? ये सिस्टम बनते कैसे? ठीक है, जैसे देख मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
ये चीज मैं समझाऊंगा आपको मे बी नेक्स्ट क्लास में, प्रॉब्ली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मैं समझाऊंगा। पहले मैं चाहता हूँ कि इसका इस सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स एक बार मैं आपको क्लियर करूँ, क्योंकि एक बार इसका मैथ्स क्लियर हो जाएगा तो आप मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखोगे, आपके मैथ की टेंशन खत्म हो जाएगी। नहीं तो बार बार आप क्या करते हो, हमेशा आप मैथमेटिक्स की तरफ ले जाने की कोशिश करते हो सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ एक बार मैथमेटिक्स वाला पार्ट एक बार आप समझ जाओ, सो दैट मैथमेटिक्स मुझे टेंशन ही ना दे, मुझे मैथमेटिक्स की टेंशन ही ना रहे, मैं समझ जाऊँ कि अब मुझे मैथमेटिक्स लगाना है और वो मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए कि किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। तो वो पहले मैं आज सिखाऊंगा, बट मैं एक बार थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, जरा देखिए। जैसे मेरे पास मैंने कोई फैन डिजाइन किया, अब आप बोलोगे सर इसकी कैसे चेक करें स्टेबिलिटी, तो फैन में आप फैन का इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना लो, ठीक है। जैसे कुछ लोग जैसे ट्रांसफार्मर पढ़ते हो, इलेक्ट्रिकल वाले जो स्टूडेंट है, तो ट्रांसफार्मर का आप क्या बनाते हो, इलेक्ट्रिकल डायग्राम बना लेते हो उसका। क्या वो एग्जिस्ट करता है? नहीं करता एग्जिस्ट, सही बताऊं, वो तो हमने अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग बना लिया भाई। एक पैरेलल में ब्रांच दिखाते हैं, जैसे अगर मैं ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो कई लोग बनाते हैं ना, एक रेजिस्टेंस दिखा दे, एक इंडक्टेंस और उसके बीच में इस तरह का, मतलब ये सब ये डायग्राम हम बनाते हैं, इक्विवेलेंट डायग्राम। आपको पता होगा मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अगर मुझे समझाना हो तो जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, आर एल और यहाँ पे सी या जी, ठीक है, इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करते हो नहीं। तो ये क्या प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है? नेचर को पता है कि आर क्या होता है, एल क्या होता है, ये तो हमने नाम रख दिए हैं, सही बताऊं तो ऐसा कोई रूल नहीं है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने समझने के लिए हमने उसको इजी बना दिया, हमारे लिए इजी कर दिया, सो दैट हमें समझ आ सके चीजें, हम जोड़ सकें, कनेक्ट कर सकें, करेक्ट है। अब ऐसे ही फैन की हालत है, फैन में भी तो क्या लगी, कॉइल लगी हुई है बस, और क्या नाम है, उससे आपके पास भी सप्लाई आ रही है। जैसे डीसी मोटर की बात करें, मान लीजिए मेरे पास मैं अगर आपको डीसी मोटर दिखाऊं, जरा देखिए, अगर इस मोटर की बात करूं तो इस मोटर में जरा देखिए क्या लगा हुआ है, यहां से इसके पास सप्लाई जाएगी, बाहर से मैं सप्लाई अप्लाई करता हूं वाया सम ब्रशेस, ठीक है, डीसी मोटर है तो यहां से मैं सप्लाई लगाता हूं, मे भी आपने आरएमएस एवरेज के एक्सपेरिमेंट उसमें देखा होगा, ठीक है, और यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता हूं, ये मेरे पास मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड मैं यहां से अप्लाई करता हूं और ये रोटेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं, इलेक्ट्रिकल डायग्राम, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम कैसे बनेगा आप जरा देखिए, ये मेरे पास डीसी सप्लाई है, ठीक है, ये मेरे पास डीसी, और ये हर एक सिस्टम का हम चेक करेंगे, मे भी 12 वोल्ट की आप लगा लो, डीसी सप्लाई है, ये इनपुट की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये सप्लाई कहां पे गई, रोटर के अंदर, इस रोटर के अंदर गई, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि रोटर का डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। अब रोटर में क्या लगा हुआ है, कॉइल, ठीक है, और कई सारी कॉइल लगी हुई है, ठीक है, कई सारी कॉइल लगी हुई है। मान लीजिए मैं भी यहां से जो करंट जाएगा रोटर के अंदर वो कॉइल में डिवाइड हो गया, पैरेलल बनी हुई है, मान लीजिए दो कॉइल पैरेलल में लगी हुई है, चार कॉइल पैरेलल में लगी हैं, और कॉइल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। तो चलो मैं एक ही कॉइल दिखा देता हूं, ठीक है, मान लीजिए एक कॉइल लगी हुई है, रेजिस्टेंस है उसका अपना, और अपना क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है भाई, क्लियर है। इस तरह का कुछ कंसेप्ट है, इसका कुछ इस तरह का कंसेप्ट होता है। मोटर को मैं इस तरह, आप बोलोगे सर बैक ईएमएफ भी होगा जब मोटर घूमना शुरू करेगी, वो तो इंडक्टर के क्रॉस आ जाएगा वोल्टेज, इंडक्टर में वोल्टेज इंड्यूस होगी ना, एलडीआईडी। तो इस इंडक्टर को यहां से हटा के मैं क्या रख सकता हूं, जरा एक बैक ईएमएफ रख सकता हूं, ईए जिसको आप बोलते हैं, समझ आया। डीसी मोटर का इस तरह का डायग्राम होता है, आर्मेचर का, इसको बोलते हैं आर्मेचर रोटर। फिर आप बोलोगे सर फ्लक्स तो आपने दिखाया नहीं कहीं, फ्लक्स तो आपने कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं किया, नहीं, जो बाहर से जो फ्लक्स आता है मैग्नेट वाला उसका इफेक्ट तो दिखाया नहीं। तो मैं बोलूंगा कि फ्लक्स तो कांस्टेंट है क्योंकि परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है। बट अगर मान लीजिए परमानेंट मैग्नेट ना हो तो हमें मैग्नेट अलग से बनानी पड़ती, कैसे बनाते, इसी बैटरी से आप साइड में एक कॉइल रख देते और कॉइल में क्या देते, ये करंट देते, उससे क्या बनती, मैग्नेटिक फील्ड बनती, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस मोटर के इसके अंदर जाती। क्या कहते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अलग से वो चीज, वो एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। जैसे ये कॉइल है, ठीक है, अगर इस कॉइल से फ्लक्स निकलेगा ऑब्वियसली, अगर मैं उसको पास में लेके आता तब भी मोटर क्या करती, रन करती, ऑब्वियसली रन करती, बिकॉज इससे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक पोल आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको चेक भी करा सकता हूँ, ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरह से यहाँ पे मैं नॉर्थ पोल क्रिएट करूंगा इस इंडक्टर की हेल्प से विदाउट एनी परमानेंट मैग्नेट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैंने बताया कि अगर मोटर का डायग्राम आपको बनाओगे तो इस तरह का इलेक्ट्रिकल डायग्राम आपका बनेगा। क्या ये नेचर में एग्जिस्ट करता है ये डायग्राम, नहीं भाई,
नेचर को नहीं पता इस डायग्राम में, बट इसकी हेल्प से जरा देखिए मैं क्या करता हूं। मैंने कोई मोटर बनाई, मैंने डिजाइन की, पहली बार इसको मैंने डिजाइन किया, तो मैंने क्या किया, मैंने चेक किया कि इसका कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है। मेरे को आर पता चल गया, मैंने पता किया कि मैं इस कॉइल का इंडक्टेंस कितना है, क्योंकि कॉइल बनी है तो कॉइल का अपना इंडक्टेंस भी होगा। अब इंडक्टेंस कैसे मेजर करें, ठीक है, आप जरा 12th एक्सपेरिमेंट देखिए, नेटवर्क थ्योरी का, यूट्यूब पे है, ठीक है, आपको पता चल जाएगा इंडक्टेंस कैसे मेजर करते हैं। किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आप किसी पे भी आप इंडक्टेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कॉइल का मेरे पास इंडक्टेंस आ जाएगा, तो इंडक्टेंस से मुझे इसका वो भी पता चल जाएगा, बैक ईएमएफ कितना आएगा मे बी, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग। जब कॉइल घूमेगी, तो जब कॉइल घूमती है तो फ्लक्स तो फिक्स है, नॉर्थ पोल, मैग्नेट तो फिक्स है नॉर्थ टू साउथ, और उसके अंदर कॉइल घूम रही है, तो कॉइल घूम रही है तो उसके अंदर फ्लक्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ में आपने पढ़ा है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ फैराडेज लॉ, ठीक है। तो कुल मिला के उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसको मैंने नाम दे दिया बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ जो होता है वो स्पीड के अकॉर्डिंग होता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी फास्ट रेट से उस कॉइल के बीच में से क्या होगा, भाई आप इमेजिन करो कि कोई कॉइल, ठीक है, मैं आपको भी दिखाता हूं, जैसे ये कॉइल भी आप जरा देखिए, ये मेरे पास कॉपर वायर है, ठीक है, ये मेरे पास कॉइल है, और मैं यहाँ पे मैग्नेट अप्लाई कर दूं तो क्या होगा, और इसको घुमाना शुरू कर दूं इस कॉइल को, तो अभी जब ये कॉइल वर्टिकल है, इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, तो इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। और जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसमें से फ्लक्स पास कितना होगा, 0। इसका मतलब जो फ्लक्स लिंकेज है, जो इसमें से लिंक कर रहा है फ्लक्स, वो चेंज होगा टाइम के साथ। अगर वो चेंज होगा तो आपने पढ़ा होगा एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा इसके टर्मिनल पे, n d phi by dt, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं d by dt of n phi, और n into phi को बोलते हैं फ्लक्स लिंकेज, d psi by dt। और इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम क्या नाम देते हैं, बैक ईएमएफ। मोटर की कॉइल के अंदर एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, और वो वोल्टेज होगी, उसको हम जनरली यूज करते हैं ke phi ओमेगा। ये वोल्टेज, इतनी वोल्टेज, ये इसकी वैल्यू होती है, स्पीड पे डिपेंड करेगी। ओमेगा मींस द स्पीड ऑफ रोटर, ठीक है। तो ये मेरा बैक ईएमएफ है। फाई क्या है, फाई द फ्लक्स जो बाहर से अप्लाई किया गया, ठीक है, और के क्या है, कुछ कांस्टेंट है। तो इस तरह से मेरा ये बैक ईएमएफ बन जाएगा, और ये क्या है, कॉइल का रेजिस्टेंस। आप सुनो क्या, ठीक है, ये बना दिया मैंने समहाउ, मेरे पास कुछ तरीके थे, उनसे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसको, इसका इक्विवेलेंट डायग्राम, बट नेचर को नहीं पता। हमें पता है ना, हमने कोई सप्लाई इसके अंदर नहीं दी, हमने कोई सप्लाई नहीं दी, हमें बस ये पता था कि हमें कितनी स्पीड से अगर मैं रोटेट करूंगा तो कितना ये बैक ईएमएफ आएगा, डिपेंडिंग ऑन स्पीड। हमने इसको निकाल लिया। फ्लक्स हमें निकालना पड़ेगा कि कितना फ्लक्स है, इस मैग्नेट का कितना फ्लक्स है, वो हमें देखना पड़ेगा। इसकी जब मार्केट से खरीदेंगे ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर ही दे देगा फ्लक्स को, या फिर चलो मे बी हम निकालने के तरीके होते हैं बहुत सारे, फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं। फ्लक्स हमें पता चल जाएगा, और के ही कुछ कांस्टेंट है, के की वैल्यू कांस्टेंट होती है, pz डिवाइड बाय 2 पाई a, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं वो समझते होंगे, ठीक है। a इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, कितने पैरेलल पाथ, ये छोड़िए इसको, ये कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो के ही कुछ कांस्टेंट है। तो हमें ये पता चल गया, क्या मैं इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं? अगर मैं इसको VT मान लूं, ये मेरी इनपुट है और ये मेरी आउटपुट है करंट, तो क्या मैं इसकी इक्वेशन बना सकता हूं VT और IT के बीच? बिल्कुल बना सकता हूं। अगर मेरी इक्वेशन बन गई इनपुट और आउटपुट के बीच, तो मैं उसका क्या निकाल सकता हूं, ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन अगर मेरे पास आ गया तो मैं क्या बोल सकता हूं, उसके पोल आ जाएंगे मेरे पास, उसके पोल आ गए तो मैं उसकी क्या चेक कर सकता हूं, स्टेबिलिटी। सारा काम हो गया विदाउट एनी सप्लाई, विदाउट एनी इनपुट। मैंने क्या चेक कर लिया, इसकी स्टेबिलिटी पेपर पे। और जब मेरा बिल्कुल ठीक आ गया, मान लीजिए अनस्टेबल होता समहाउ, मान लीजिए किसी वजह से अनस्टेबल बन रहा है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यार इसको स्टेबल करो, फिर अभी मुझे सप्लाई नहीं देनी इसके अंदर, ये तो गड़बड़ कर रही है। मैंने चेक कर लिया भाई इतनी वोल्टेज में क्या स्पीड आएगी इसकी, ऐसे मैंने चेक कर लिया, और मैंने बोला इतनी वोल्टेज में इतनी स्पीड नहीं आनी चाहिए, तो मुझे कुछ बदलाव करने पड़ेंगे इसके अंदर। तो एज ए कंट्रोल इंजीनियर मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा उसके अंदर। आप समझे, सब्जेक्ट का मतलब समझिए, क्यों पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो एक तरह से तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जो भी बंदा डिजाइन करेगा उसको क्या करना चाहिए, चेक करनी चाहिए हर सिस्टम की स्टेबिलिटी, नहीं उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे चेक करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो हम कर रहे हैं बेसिकली इस वजह से कर रहे हैं। हमें जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उनका हमें ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। और ये सब्जेक्ट ना सिर्फ आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं, ये जितने भी इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं सबको पढ़ना पड़ता है, बिकॉज ऑफ कंट्रोल है ये,
ये कंट्रोल करना होता है, क्योंकि सिस्टम इलेक्ट्रिकल सिस्टम होना जरूरी है क्या? मैकेनिकल सिस्टम भी होते हैं तो मैकेनिकल वालों को भी पढ़ना चाहिए, सिविल में भी तो सिविल वालों को भी पढ़ेंगे वो लोग भी। कंट्रोल सिस्टम एक तरह से हर ब्रांच में डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ पोल्स, पोल की लोकेशन, उनसे पता चलेगा हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते और जरा मुझे एक बात और बताइए, मैंने आपको समझाया था कोजल सिस्टम, ठीक है। मैं आज थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ वही सब्जेक्ट का, ठीक है, क्यों हम कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप सुधर आपका इंटरेस्ट बने इस सब्जेक्ट में, ठीक है। इसको मैथ्स की तरह नहीं लेना है, ठीक है। मैथ्स भूल जाओ, ठीक है। मैथ्स मैं अलग से करवा दूंगा, मैथ्स आज जैसे मैथ जो भी इसमें मैथमेटिक्स यूज हो रहा है उसको अलग से हम करेंगे। अब जरा देखिए, वहां पे मैंने डिस्कस किया था सिग्नल लाइन सिस्टम में कि कोजल सिस्टम कौन से होते हैं। कोजल सिस्टम वो होते हैं जिनमें प्रेजेंट आउटपुट सिस्टम की किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेजेंट इनपुट या फिर पास्ट इनपुट पे डिपेंड कर रही है, या फिर दोनों पे। वो कैसे सिस्टम होते हैं? कोजल। ऐसा सिस्टम जिनमें प्रेजेंट आउटपुट फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड करे वो क्या होते हैं? नॉन कोजल। तो जो भी प्रैक्टिकल सिस्टम होते हैं, जैसे मेरा फैन है, इसकी जो आउटपुट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? प्रेजेंट आउटपुट होगी वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। जो भी प्रेजेंट इनपुट दूंगा उस पे डिपेंड करेगी, या फिर इसके पास कुछ पास्ट की कुछ इनपुट रही होगी, क्योंकि इसके पास मेमोरी है, इंडक्टर वगैरह है, तो इंडक्टर डायनेमिक सिस्टम होता है इंडक्टर वाला, तो बेसिकली थोड़ी बहुत मेमोरी होगी, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है इंडक्टर में, तो उसकी वजह से भी कुछ पास्ट की चीजों पे भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। बट अगर मैं फैन को ये बोलूं कि जी आप मुझे हवा आज दे दो और मैं इनपुट आपको 2 साल बाद दूंगा, मतलब प्रेजेंट आउटपुट में ले रहा हूं और इनपुट कब दूंगा? फ्यूचर में। क्या ये काम करेगा? काम नहीं करेगा। इसका मतलब कैसा बन गया? मतलब नॉन कोजल नहीं है ना, कोजल है। बिकॉज नॉन कोजल तो तब होता जब ये आउटपुट देना शुरू कर दे, बोला चलो ठीक है तुम पे मेहरबानी कर देता हूं मैं, और मैं अभी आउटपुट देना शुरू कर देता हूं, ठीक है, 2 साल बाद तुम इनपुट दे देना, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं ना। तो कैसा सिस्टम है ये? कॉजल। जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम है सारे के सारे क्या है? कॉजल। अभी के लिए, अभी आज प्रेजेंट डेट में जितने भी हमारे पास सिस्टम प्रेजेंट है सारे के सारे कैसे हैं? कॉजल, ठीक है। सारे कॉजल है, वो फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सब कॉजल सिस्टम है। तो हम जो कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे सारे के सारे डिफॉल्ट कंडीशन क्या है? कॉजल। अब आप याद रखिए, हमने कंट्रोल सिग्नल लाइन सिस्टम में स्टेबिलिटी चेक की थी यूजिंग आरओसी, याद है? यूजिंग आरओसी स्टेबिलिटी चेक की थी। तो मैंने बताया था कि कॉजल सिस्टम की जो आरओसी होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव साइड राइट टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, याद है? यस सर। और नॉन कॉजल की नहीं, एक मिनट मैं उल्टा बोलूं, जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में, सुनो भाई मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, जिन लोगों ने आरओसी नहीं पढ़ा है वो कोई बात नहीं, मेरे कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है आरओसी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जरा लैपटॉप लगाइएगा, ठीक है, लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी भी आपको। मान लीजिए कि सिस्टम के 3-4 पोल है, ये पोल कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ सब्जेक्ट का, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे का भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब मान लीजिए 3 पोल है, तो जो आरओसी होती थी, अगर आपको याद है, आरओसी कुछ ऐसे होती थी, राइट टू द राइट मोस्ट पोल। कब होती थी? जब सिस्टम कैसा होता था? कॉजल, नॉट स्टेबल। कॉजल। स्टेबल कैसे चेक करते थे? अब मेरा आरओसी कंटेन द इमेजिनरी एक्सिस, तो स्टेबल होता था। आप शायद भूल गए, सब्जेक्ट जुड़े हुए भाई, ठीक है, सब्जेक्ट कोई अलग नहीं है, वही चीज वहां पे भी आएंगी, ठीक है। तो जरा देखिए, तो मैंने बोला कि अगर ये मैं यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे पोल है, तो अगर सिस्टम कॉजल है, अगर सिस्टम मेरा कॉजल है, तो आरओसी जो आएगी, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, वो किधर आएगा? राइट टू द राइट मोस्ट पोल। अब माने इधर आएगी आरओसी। अगर नॉन कॉजल होता तो नहीं, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट जरूरी नहीं है, लेस होना चाहिए बस, बीच में भी हो सकती है, मतलब लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, सीधी बात। एक पोल से राइट हो सकती है, दूसरे से क्या हो? लेफ्ट, तो भी नॉन कॉजल बन जाएगा, या फिर लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट हो, तब भी नॉन कॉजल होगा। नॉन कॉजल में लेस का साइन आना चाहिए, इसमें ग्रेटर का साइन है, जैसे मान लीजिए -3, -2, -1, तो आरओसी क्या है? ग्रेटर देन -1, इसमें ग्रेटर का साइन है हर जगह। लेस का साइन अगर आ जाए कहीं पे भी, मान लीजिए आप ये रीजन ले लेते हो, मान लीजिए आप इस तरह का रीजन लेते हो, ठीक है, इस तरह का रीजन लेते हो और बोलते हो सर आरओसी इतनी है मेरी, तो इसमें इस आरओसी में क्या आ गया? एक तो ग्रेटर का साइन आ गया और एक लेस का साइन आते समझ लो क्या है? नॉन कॉजल, ठीक है, नॉन कॉजल।
तो मैंने बताया कि नॉन कॉजल क्या होते हैं। नॉन कॉजल तो देखना ही नहीं है अपने को कौन सा देख रहे हैं, कॉजल। अब सर देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि मेरे पोल इधर ऐसे होंगे और कॉजल सिस्टम होगा, तो आरओसी बताओ किधर होगी, राइट टू द राइट मोस्ट इधर होती, राइट टू द राइट मोस्ट होती आरओसी। अगर मान लीजिए मेरे पोल इस तरह के होते, इस तरह होते, तो आरओसी किधर होती, राइट टू द राइट मोस्ट। राइट मोस्ट तो ये दोनों है, तो इनसे इधर होती, सीधी बात है। अब सुनो, मैंने बताया कि कॉजल कैसे चेक करता है, यूजिंग आरओसी। अगर मेरा सिस्टम कॉजल है, जिन लोगों को आरओसी नहीं पता बस वो ये ध्यान रखें, बस ये डिफॉल्ट कंडीशन में मान के चलें कि ऐसा होता है, बस सीधी बात है। किसी भी चीज को समझने का क्या तरीका है, अगर आपको नहीं पता कोई चीज, भूल गए हो संभव, या फिर आपने नहीं पढ़ी है, तो आप क्या करो, मान लेते हैं ऐसा होता है, ठीक है, चल के यकीन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो चलिए आप मुझ पर यकीन कीजिए कि ऐसा होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर कॉजल सिस्टम है तो आरओसी किधर होगी, राइट टू द राइट मोस्ट। राइट, ये राइट मोस्ट, इससे इधर, इससे इधर, इससे इधर। अब बताओ, एक और स्टेबिलिटी की कंडीशन भी होती थी आरओसी की, अगर आपको याद होता है, इफ आरओसी कंटेन द इमेजिनरी एक्सिस देन द सिस्टम विल बी स्टेबल। क्या ये सिस्टम स्टेबल है? Yes, sir. हाँ, क्या ये स्टेबल है? नहीं। क्या ये स्टेबल है? हाँ। अब तो रूल बन गया, क्या अगर मेरे सिस्टम के पोल लेफ्ट ऑफ साइड में आएंगे, लेफ्ट ऑफ द एस प्लेन आएंगे, तो वो सिस्टम कैसा होगा, ऑलवेज स्टेबल। क्यों? क्योंकि उसकी आरओसी उधर होगी, और उसकी आरओसी अगर उधर हुई तो वो किसको कंटेन करेगी, इमेजिनरी एक्सिस को। सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्टेबल। तो कंट्रोल सिस्टम में हम ये पढ़ेंगे। लेकिन अगर नॉन कॉजल होता, अगर सिस्टम नॉन कॉजल होता और राइट हाफ में पोल होते, तब भी सिस्टम क्या हो सकता था, स्टेबल हो सकता था। मैं आपको बता सकता हूं, और ये हमने सिग्नल सिस्टम में चेक किया है। मतलब ये कोई रूल नहीं है फिक्स कि भाई पोल हमेशा क्या होना चाहिए, लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन होना चाहिए, तभी आपके क्या आएंगे, सिस्टम स्टेबल होगा। ऐसा कोई रूल नहीं है भाई। राइट हाफ में भी पोल हो सकते हैं और आपके क्या हो, सिस्टम तभी क्या हो सकता है, तभी स्टेबल हो सकता है। तो स्टेबिलिटी का कोई लेफ्ट हाफ वाला रूल सही नहीं है। बट जो हम कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे वो ऑलवेज यही पढ़ेंगे। हम बोलेंगे अगर पोल मेरे लेफ्ट हाफ में लाई कर रहे हैं एस प्लेन के, तो सिस्टम कैसा रहेगा, स्टेबल। इसका मतलब ये कंडीशन सही नहीं है। कब सही है, सिस्टम कैसा हो, कॉजल। और जितने भी प्रैक्टिकल सिस्टम है सारे कैसे हैं, कॉजल। इसके लिए प्रैक्टिकल सिस्टम हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट में, तो इसलिए हम इस कंडीशन को हम क्या मानेंगे, डिफॉल्ट कंडीशन, ठीक है। इसको हम बाय डिफॉल्ट लेके चलेंगे। अगर लेफ्ट हाफ में पोल लाई कर रहे हैं तो सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल। अगर राइट हाफ में पोल लाई कर रहे हैं तो सिस्टम अनस्टेबल। ये हम देखेंगे बिकॉज हम कॉजल की बात कर रहे हैं, हम नॉन कॉजल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए ये स्टेटमेंट हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, अदरवाइज ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दूसरी बात, ये पोल कैसे निकालते हैं ये सब कहने बाद में सीखोगे आप, डोंट वरी, आगे आप सीख जाओगे पोल कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों ये सब्जेक्ट जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये सब्जेक्ट, ठीक है। एज ए इंजीनियर मुझे क्यों इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब एक काम करते हैं, इस सब्जेक्ट में जो मैथमेटिक्स आएगा पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। पहले इसमें जो मैथमेटिक्स यूज होना है उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। वो जरा देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिक्स इस सब्जेक्ट का देखिए। आप एक दो क्लास इसकी मैथमेटिक्स में मैं रखूंगा, एक या दो या तीन, ठीक है। सो दैट आप इस सब्जेक्ट का मैथमेटिक्स एक बार क्लियर करो, क्योंकि एक बार मैथमेटिक्स क्लियर होगा उसके बाद इस सब्जेक्ट में कुछ बचेगा नहीं, सिर्फ थ्योरी बचेगी, और थ्योरी आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे। चलिए, तो सबसे पहला जो मैथमेटिक्स का पार्ट है वो हम पढ़ेंगे वेविकर मेथड। वेविकर मेथड आपने पहले भी पढ़ा होगा ये, वेविकर मेथड। तो इसका सिंपल वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको ज्यादा डिफिकल्ट लेवल तक नहीं लेके जाएंगे। वेविकर मेथड, ठीक है। हम ये कैसे चेक करते हैं, जरा ये कहाँ यूज करते हैं मैं थोड़ा सा बता दूं, क्या मेथड है, ये क्या कह रहा है। मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं x+1 इज ग्रेटर देन 0। मान लीजिए x+1 कोई फंक्शन था और ये दे रखा है पॉजिटिव है, तो बताओ x की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव है। ये फंक्शन fx दे रखा है, fx आपको दिया हुआ है x+1, और मैंने पूछा बताओ x की कौन सी वैल्यू के लिए fx ग्रेटर देन 0 है। तो ऑब्वियसली आप x+1 को ग्रेटर देन 0 कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। आप बता दोगे कि x की कौन सी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है जी। अब ये तो बड़ा सिंपल था, ठीक है, आपने इजीली निकाल लिया। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूंगा तो इसका आंसर लिखूंगा x इज, अगर fx की वैल्यू ये है तो fx इज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू किससे बताओ, -1 से बड़ा इंफिनिटी, और ओपन इंटरवल में लिखना है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है, सॉरी ओपन ये
ब्रैकेट, ठीक है, पैरेंथेसिस है जी, पैरेंथेसिस हाँ, तो ओपन में आएगा, ठीक है, इसका मतलब है -1 इंक्लूड नहीं है। अगर ये इक्वल होता, मान लीजिए इक्वल टू 0 वाला देखना होता, अगर इक्वल टू 0 वाला देखना होता भाई fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 वाला पॉइंट भी देखना है मुझे, पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए, मुझे इसमें x की वो वैल्यू बतानी है जिस पे fx क्या हो रहा है 0, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पे इक्वल टू, इसका मतलब देखो ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो fx की वैल्यू पुट कर दो, fx की वैल्यू क्या बनेगी x + 1, तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0, fx x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसका मतलब यहाँ पे ये -1 इंक्लूड है, इस बार इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, बराबर भी हो सकता है -1 के, और -1 से क्या होना चाहिए बड़ा भी होना चाहिए, तो -1 पे अब आप क्या लगाओगे क्लोज, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन इंटरवल लगा, ओपन रखेंगे, इन्फिनिटी पे ऑलवेज ओपन रखेंगे, -1 पे आप क्लोज लगा दो, ठीक है भाई, ये तो हुई बेसिक जानकारी। अब थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, ठीक है, ये तो हम जानते थे पहले, इसमें कुछ नया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं x + 1 डिवाइड बाई x + 2, ठीक है, और मैं आपसे कहूं बताओ कौन सी वैल्यू के लिए, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन 0 है, और कौन सी वैल्यू के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू देख लेते हैं, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब कैसे देखिए, अब कैसे चेक करें, अब ये मेथड आपको हेल्प करेगा, बेबीकर मेथड, नाम बुक में कुछ नहीं रखा, आप भूल जाओ बेशक, बेबीकर मेथड कुछ होता ही नहीं है, सही बताऊं, ठीक है, आप इसका नाम भूल जाओ, जरा देखिए कैसे यूज करते हैं, आप एक रियल एक्सिस ले लें, ठीक है, क्योंकि x की रियल वैल्यू बतानी मुझे, x की रियल एक्सिस ले ले कोई भी, ठीक है, x एक्सिस ले ले जो रियल एक्सिस है, अब उस पे सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट दिखाओ, x = -2, यहां से अगर इक्वल टू 0 करोगे तो मतलब डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है और न्यूमरेटर कहां 0 है, x की वो वैल्यू निकाल लो बस, तो डिनोमिनेटर कहां 0 हो रहा है -2 पे और न्यूमरेटर -1 पे, तो -1 एंड -2 को दिखा दो, -1 -2 जिसे रियल एक्सिस में दिखा दो, -1 बड़ा होता है -2 से, तो आगे की तरफ, ठीक है भाई। अब -2 से पीछे आ दो, कोई छोटी वैल्यू देखो, -3 देख लो, -4 देख लो, -2 से छोटी वैल्यू देखो, चेक करोगे सिस्टम पॉजिटिव है नेगेटिव, -4 डाल के देख लो, ठीक है, पॉजिटिव है, तो ऊपर से स्टार्ट करो, पॉजिटिव है, ऊपर से स्टार्ट करो, और -2 पे किधर आ जाओ, ऐसे वेव बना दो ना, यहां पे नेगेटिव और ये वापस पॉजिटिव, समझा, वेव बना दो, -2 से पहले कोई छोटी वैल्यू चेक करो, -3 -4 पुट करके देखो x की वैल्यू कैसा बनेगा, ऊपर -4 + 3 + 1 डिवाइड बाई -4 + 2 कैसा बना, पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव बना, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करो और यहाँ पे नेगेटिव बना, वेव बना दो ना, और ऐसे बना दो, अब वापस नहीं आना नीचे, क्योंकि आगे कोई पॉइंट थोड़ी ना है, आगे कोई पॉइंट नहीं है, तो इस तरह की वेव्स ही बना दो। अब ये देखिए कि कौन कौन सी रेंज में पॉजिटिव है, -∞ से, तो x बिलोंग्स टू फ्रॉम -∞ टू -2, क्या -2 को इंक्लूड करोगे आप, नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर आपने -2 इंक्लूड कर दिया तो ये 0 नहीं बनेगा, ये तो नॉट डिवाइड बन जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए इसमें क्या रखेंगे ओपन इंटरवल, यूनियन, -∞ से -2 तक आ गए, पॉजिटिव है इसमें, और पॉजिटिव कहां पे -1 से, तो यूनियन, और -1 पे क्या आएगा क्लोज, क्यों भाई क्लोज, क्योंकि अगर आप -1 लेते हो x की वैल्यू तो 0 बन जाएगा, ये तो ये 0 बन जाएगा, और 0 चाहिए अपने को, आप समझ रहे हो, तो इसलिए अपने को -1 पे क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज लगाना, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेटर होता तो -1 पे कैसे लगाते, ओपन, आप -1 को इंक्लूड नहीं करते, क्यों, क्योंकि -1 पे तो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, समझ रहे हो, तो अगर इक्वल टू है तो ऐसा करें। अब जरा देखिए, ये भी थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आगे देखना मैं इसमें बदलाव करता जाऊंगा, ठीक है, ये वेव भी ऐसी नहीं बनेगी, धीरे धीरे चेंज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, तो मैंने बताया कि x की कौन सी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आएगा, कौन सी वैल्यू के लिए नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट जरा देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं x + 1 x + 2 डिवाइड बाई x + 3, for what value of x this is less than equal to 0, for what value of x this is less than equal to 0, x की कौन सी वैल्यू के लिए ये less than equal to 0 है, है जी, देखें रियल एक्सिस पे बनाइए जरा, रियल एक्सिस, और ये जो पॉइंट्स हैं इनको दिखाइए रियल एक्सिस पे, कौन कौन से पॉइंट, -1
-2 -3, ठीक है, -1 -2 -3, ठीक है। अब जरा देखिए -3 से कोई बड़ी वैल्यू ले लो, कोई भी, कोई नो सॉरी छोटी वैल्यू ले लो, -3 छोटी वैल्यू ले लो इधर की तरफ, तो इधर की तरफ -4 ले लो, -4 पे चेक करके देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नेगेटिव है, -4 पे नेगेटिव बन रहा है, चेक करके देख लो, -4 पुट करके देख लो नेगेटिव आ रहा है, तो नीचे से शुरू करो, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और वेव बना दो बस इस तरह की वेव बना दो, करेक्ट है। नेगेटिव से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट करते चल जाओ, वेव बना दो। अब ये रीजन है नेगेटिव का, ये पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का और ये पॉजिटिव, समझ आया अभी इस तरह से। तो अब बताओ मुझे तो लेस वाला रीजन चाहिए ना, तो कहां से कहां तक होगा, -∞ से x बिलोंग्स टू फ्रॉम -∞ टू -3। क्या -3 को इंक्लूड करना है? नहीं करना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे ओपन इंटरवल यूनियन -2 इंक्लूड करना है क्या? -2 बिल्कुल करना है, क्योंकि 0 बनेगा, -2 टू -1 और -1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि -1 पुट करोगे तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और बताओ, और कुछ नहीं, नेगेटिव रीजन में तो ये आएगा बस, ठीक है, और थोड़ा आएगा, क्या करेगा, ठीक है। तो इतना ये बनेगा, x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए। आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए, मैं और थोड़ा सा बदलाव करता हूं, रब कर दो इसको। अब थोड़ा सा बदलाव और कर रहा हूं इसमें, वेरी कम में थोड़े से बदलाव और कर रहा हूं, थोड़े चेंजेस कर रहा हूं, जरा देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं x+1 x+2 का स्क्वायर x+3 डिवाइड बाई x+4 की पावर 4 x+5 की पावर 5 और x की कौन सी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव रहेगा? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 भी मैं ले रहा हूं, ठीक है। आप ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हो, वो तो फिर ओपन इंटरवल आ जाएंगे सारे, ठीक है। इक्वल टू 0 भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो जरा देखिए कैसे बनेंगे। अब सुनो, सबसे पहले तो वही कॉर्नर पॉइंट दिखाने हैं आपको, जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, जहां पे न्यूमरेटर 0 हो रहा है। तो बताओ रियल एक्सिस पे दिखाओ कहां कहां पाएंगे। ध्यान रखना, जो सबसे छोटा पॉइंट है उसको सबसे इधर लिखना है, सबसे बड़े वाले को उधर लिखना है, जैसे रियल एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हो यार, वैसे तो करना है। हाँ जी बताइए, कौन कौन सा पॉइंट आएंगे? -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह से दिखाओ। अब सुनिए, अब एक काम करते हैं, सुनो ध्यान से देखिए, अब एक काम करते हैं, आप एक काम कीजिए, -5 से कोई भी छोटा पॉइंट ले लो, -5 छोटा पॉइंट, -6 ले लो और -6 पे इसकी वैल्यू चेक करके देखो, नेगेटिव वाली कैसे, जरा देखिए। -6 लोगे तो ये भी नेगेटिव, ये कैसा बनेगा? स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। ये कैसा रहेगा? नेगेटिव डिवाइड बाई, ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है, और ये कैसा रहेगा? नेगेटिव। अब बताओ, नेगेटिव नेगेटिव ऊपर कैसा बनेगा? पॉजिटिव, और डिवाइड बाई नेगेटिव क्या रहेगा? नेगेटिव है, तो इसका मतलब -5 से पहले नेगेटिव है। अब रुकिए जरा, मुझे एक बात बताइए, जिनमें पावर इवन है उनकी वजह से इसकी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू तो किसी काम की नहीं है। असल में साइन चेंज किसकी वजह से होता है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, कौन डिसाइड करेगा? जो नेगेटिव जिनकी पावर है वो डिसाइड करेंगे। और नेगेटिव कैसे चेक करते हैं? ऑड पावर से। जब अगर पावर इवन होगी तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और उसकी वजह से लेस और ग्रेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया? पॉजिटिव पावर जो होती है, नहीं सॉरी, जो इवन पावर होती है, उनसे जो फंक्शन आता है वो ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। और अगर वो पॉजिटिव फंक्शन है तो पॉजिटिव फंक्शन से प्लस या ग्रेटर या लेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नेगेटिव जो और पावर होती है वो डिसाइड करती है प्लस होगा कि माइनस होगा। नहीं, अब आप बताइए, तो आपको क्या करना है? सुनिए, आप ये देखिए कौन से पॉइंट पे पॉजिटिव पावर है, कौन से पॉइंट पे नेगेटिव पावर है। अगर तो पॉजिटिव पावर है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे साइन चेंज नहीं करना, ठीक है। उल्टे वेव को उल्टा नहीं लेके जाना, जैसा कि देखिए -5 पे आ गया, नेगेटिव था -5 से पहले, तो -5 पे आ जाओ। अब -5 पे पावर चेक करो कैसी है, -5 वाले पॉइंट पे ओड है तो साइन चेंज करना, ऊपर ले आओ। अब -4 पे आ गए, -4 पे कैसी पावर है? इवन पावर है, तो इवन पावर है तो साइन चेंज मत करो, क्योंकि ये अफेक्ट कर ही नहीं रही है सिस्टम को, नहीं समझे? इसको साइन चेंज मत करो, वापस आ जाओ। अब -3 पे आ जाओ, बताओ -3 पे कैसा है?
ओड पावर है तो चेंज कर दो, इवन 1 है ना पावर, 1 तो ओड होती है ना, ओड पावर, तो साइन चेंज कर दो। अब -2 पे आ जाइए, -2 पे कैसी पावर है? पॉजिटिव, तो वापस आ जाइए। नेक्स्ट -1 पे बोलिए, ओड है तो चेंज कर दो, ठीक है? तो नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। अब मुझे कौन सा रीजन बताना है जिस रीजन में पॉजिटिव है, पूरा फंक्शन मेरा पॉजिटिव है, वो रीजन ढूंढना है। अब बताइए -5 से -3 तक पॉजिटिव है, क्या आप -4 को इंक्लूड करोगे? अगर आपने -5 से -3 लिख दिया तो गड़बड़ कर लोगे, क्योंकि अगर आपने -5 से -3 लिख दिया तो -5 पे क्या लगाओगे? ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल? बताओ, डिनोमिनेटर में है तो ओपन, और -3 पे क्या लगाओगे? क्लोज, क्योंकि न्यूमरेटर में है, ठीक है? -3 तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, क्योंकि -3 होगा तभी तो 0 बनेगा ये, तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। -5 को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि -5 को अगर आपने इंक्लूड किया तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है? नहीं, नो सर, क्यों गड़बड़ है? क्योंकि सर -4 पे इंक्लूड हो रहा है 0 में, इसमें -4 इंक्लूड हो रहा है, और अगर -4 पे मैं वैल्यू चेक करूं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? -5 से -4, और -1 पे ओपन दिखा दो, यूनियन -4 से -3 क्लोज, ठीक है? यूनियन -1 पे क्लोज आएगा कि ओपन आएगा? क्लोज, ये आएगा x की, -2 भी आएगा सर। हाँ -2 भी चेक करते हैं। -2 वैल्यू जो सिर्फ एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे चेक करो, -2 पे 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा मुझे? यूनियन सेट एन एलिमेंट ऑफ एक 2 एलिमेंट और लेना पड़ेगा। -2 कहाँ है? कौन सी रेंज में? इसी रेंज में -2 नहीं है, अलग से आप यूनियन कर दो, एक एलिमेंट और आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है? -2 वाला क्यों एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा? क्योंकि -2 में 0 बन रहा है और मुझे 0 वाला पॉइंट चाहिए, नहीं समझे? लेकिन अगर मान लीजिए ग्रेटर का साइन होता है, तो सुनो, ग्रेटर का साइन होता तो क्या होता? तो एक तो ये एक्सक्लूड करते और इन पे क्या करते? ओपन करते, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं करने, अपने को 0 नहीं बनाना है। समझ आया भाई? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है? तो आप ध्यान रखिए, ओड पावर पे साइन उल्टा करना है, इवन पावर पे सेम रखना है। एक क्वेश्चन कीजिए, ठीक है? और उसके बाद इस पे नई चीज पढ़ेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं x + 1 x - 2 x - 3 की पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100 है, x + 5 x - 10, और ये पावर है 105, और मैंने बोल दिया बताइए x की कौन सी वैल्यू के लिए लेस देन इक्वल टू 0, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन इज लेस देन इक्वल टू 0? For what value of x this function is less than equal to 0? करेंगे